वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग मध्य प्रदेश का जो टेट का एग्ज़ाम होता है वहाँ पर उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे, क्योंकि 2 अगस्त को मध्य प्रदेश का जो इकोनॉमिक्स का टेट का एग्ज़ाम है, तो इसीलिए हम ये देखने के लिए कि जो पेपर पैटर्न है वो कैसा रहेगा, इसीलिए हम 2018-19 का मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे। पहले वाली वीडियो में हम इसके 21 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बचे हुए कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी अगर आप चैनल पर नए हो तो आपको पता होना चाहिए कि हम डिफरेंट इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम, चाहे वो टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर हो या एस्टेट का क्वेश्चन पेपर हो, हमने चैनल के ऊपर सॉल्व किए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप चैनल पर जाइए, आपको हर एक क्वेश्चन पेपर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 22 हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कंसीडर द नेशनल एनुअल प्लान एंड चूज द इनकरेक्ट आंसर। जो हमारे 5 ईयर प्लान में नेशनल एनुअल प्लान आए थे उसके बारे में क्या स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, हमसे ये क्वेश्चन पूछा है। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए, द 3 सेंटर एनुअल प्लान कम आफ्टर थर्ड 5 ईयर प्लान। ये कह रहा है कि जो थर्ड 5 ईयर प्लान था उसके बाद 3 जो है लगातार आपके एनुअल प्लान आए। ये बात बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़िए कि 3 कॉन्जिक्यूटिव एनुअल प्लान कोरस्पॉन्ड टू द ईयर 1966 टू 69, कि जो एनुअल प्लान आपके आए वो थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद 1966 से 1969 में आए, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अगला स्टेटमेंट पढ़िए, द वीक फाइनेंशियल सिचुएशन एंड लो मोरल आफ्टर डिफीट बाय चाइना लीड्स टू प्लान हॉलीडे इन अ फॉर्म ऑफ एनुअल प्लान। ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इंडिया की जो फाइनेंशियल कंडीशंस है वो बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि हमारा चाइना के साथ क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, तो इसीलिए, और थर्ड 5 ईयर प्लान हमारा पूरी तरह से फेल भी हो गया था, तो इसीलिए हम प्लान हॉलीडे के रूप में एनुअल प्लान का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ पढ़िए, फोर्थ स्टेटमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस वॉज द मेन रीज़न फॉर प्लान हॉलीडे, कि हमारा संविधानिक संकट था इसीलिए हमने प्लान हॉलीडे का कॉन्सेप्ट इकोनॉमी में लेकर आए थे, तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। ये हमारा रीज़न नहीं था जो है एनुअल प्लान लाने का। और हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया था, हमसे क्वेश्चन में भी यही पूछा था कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स जो सब्सिडीज होती है आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑप्शन है UNCTAD, सेकंड ऑप्शन है UNFCCC, थर्ड ऑप्शन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड फोर्थ ऑप्शन है गेट, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ। अब आप लोगों को पता है जो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी और एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ये जो कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया गया था, और इसमें समझाया गया था कि ग्रीन बॉक्स सब्सिडी वो सब्सिडी होती है जो आपके ट्रेड को क्या नहीं करती, अफेक्ट नहीं करती, डिस्ट्रॉय नहीं करती, तो ये वाली सब्सिडी देना इकोनॉमी को जो है किसी तरह से हानि नहीं पहुंचाता। और एम्बर बॉक्स सब्सिडीज़ के बारे में ये बोला गया था कि जितना जल्दी हो सके इन सब्सिडीज़ को रोका जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ट्रेड को क्या करती हैं, ट्रेड को ख़त्म करती है और उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं। और क्या बोला गया था कि जो एम्बर बॉक्स सब्सिडीज़ हैं कितनी अलो हैं, डेवलप कंट्रीज़ 5% तक दे सकती हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ 10% तक एम्बर बॉक्स सब्सिडीज़ जो है वो दे सकती है, क्योंकि ये ट्रेड को कहीं ना कहीं लिमिटेड करती हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द फर्स्ट ऑफिशियल अटेम्प्ट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इन 1949 was made by नेशनल इनकम कमेटी दैट वाज हेडेड बाय। यहाँ पर ये बोला गया है कि पहली बार किसने एक नेशनल इनकम को एक ऑफिशियल तरीके से क्या किया गया था,
कैलकुलेट करने के लिए नेशनल जो कमीशन कमेटी बनाई गई थी उसके जो चेयरपर्सन है वो कौन थे। ठीक है, आपको ये बोला गया 1949 के अंदर क्या हुआ था, नेशनल इनकम की अकाउंटिंग हुई थी। नेशनल इनकम की अकाउंटिंग करने के लिए नेशनल इनकम कमेटी बनाई गई थी। तो ये बोला गया है कि नेशनल इनकम कमेटी के चेयरपर्सन या हेड जो थे वो कौन थे। तो उस टाइम पीसी महानुवीस जो थे उस कमेटी के क्या थे, हेड थे। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग द इज नॉट अ रीजन मेंशन बाय द एग्रीकल्चर साइंटिस्ट डॉक्टर MS स्वामीनाथन फॉर मैसिव सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब इन मिड 60s। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है, आपको पता है हरित क्रांति आई थी, हरित क्रांति से गेहूं चावल का जो प्रोडक्शन था बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। अब यहाँ क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि MS स्वामीनाथन के अनुसार कौन सा एक रीज़न नहीं था जिसकी वजह से हरित क्रांति आई थी। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए, रूरल कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिफिकेशन, कि रूरल सेक्टर जो था ग्रामीण क्षेत्र में एक तरफ क्या हुआ था, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ बढ़ रही थी, तो दूसरी तरफ विद्युतीकरण हो रहा था। तो ये एक रीज़न था जिसकी वजह से हरित क्रांति हुई थी। सेकेंड रीज़न देखिए, ओनर कल्टीवेशन रिजल्टिंग इन लॉन्ग टर्म शेक इन लैंड। क्या हुआ कि जो लैंड में क्या था, लैंड पर ये डिसाइड कर दिया गया था कि किसका स्वामित्व जो है लैंड पर है, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पर किसानों ने अच्छे से काम करना शुरू किया और जिसकी वजह से रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए। तो ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन आया, प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। थर्ड देखिए, थर्ड जो पॉइंट है, अ डायनेमिक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा डायनामिक्स आए थे और हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए कृषि विश्वविद्यालय, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो है सोसाइटी में की गई थी। तो ये भी रीज़न जो था एक था जिसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेस हुआ था। फोर्थ ऑप्शन देखिए, इफेक्टिव पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज की वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो सक्सेस हुआ। ये कोई रीज़न डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने नहीं बताया था। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एन इंसिडेंस व्हेन लो या जीरो इंटरेस्ट रेट एंड फेल्स टू स्टिमुलेट कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी बिकम इनइफेक्टिव इन नोन एज। अब ये क्वेश्चन में ये कह रहा है जब इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो जाती है तो कंज्यूमर जो होता है वो पैसे को खर्च नहीं करता और इस सिचुएशन में मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो जाती है, इनइफेक्टिव होती है। तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, इस सिचुएशन को नन ऑफ द अबव बोलते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप बोलते हैं, लिक्विडिटी गैप बोलते हैं या लिक्विडिटी रिस्क बोलते हैं। अब आप लोगों को पता है लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है। लिक्विडिटी ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन होती है जब एक रेट ऑफ इंटरेस्ट इतनी लो हो जाती है इकोनॉमी में कि एक पर्सन जो होता है वो क्या करने लग जाता है, अपने पास पैसे को होल्ड करने लग जाता है, वो बिल्कुल भी खर्च नहीं करता। तो यहाँ पर मान लो आर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हो जाती है इकोनॉमी में तो एक पर्सन सारे के सारे पैसे को अपने पास रखना पसंद करता है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतनी कम है कि कंज्यूमर जो है सेटिस्फाई नहीं हो रहा कि उसे पैसे को खर्चना चाहिए। और इस पॉइंट पर जब आप लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन में होते हैं, अगर आप क्या लगाते हो, मॉनेटरी पॉलिसी को लगाया जाता है तो वहाँ पर वो जो है कोई रिजल्ट नहीं देगी। मॉनेटरी पॉलिसी की लिक्विडिटी ट्रैप में इनइफेक्टिवनेस होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी ट्रैप जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप क्या कर सकते हो, इसका एक डायग्राम है वो मैं आपको दिखा सकती हूँ। देखिए ये जो डायग्राम है इसका, लिक्विडिटी ट्रैप कौन सी सिचुएशन होती है, लिक्विडिटी ट्रैप जो है वो कौन सी सिचुएशन होती है, यहाँ पर लिक्विडिटी ट्रैप होता है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम हो जाता है और यहाँ पर आपने देखा जो LM है वो जो है कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा। केंजियन रेज के अंदर सिर्फ आपका IS कर्व से इफेक्टिवनेस आती है। तो इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पर क्या हो गई है, इनइफेक्टिव हो जाती है। इनइफेक्टिव का मतलब होता है कि इनकम वगैरह उससे कुछ नहीं बढ़ती। तो इसीलिए उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी ट्रैप आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डायरेक्ट एडवांटेज ऑफ एफडीआई इन मल्टी ब्रांड रिटेल। यहाँ पर ये बोला गया है इनमें से कौन सा एक डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है अगर आपका मल्टी ब्रांड रिटेल के अंदर क्या आता है, एफडीआई आता है। मल्टी ब्रांड रिटेल के अंदर एफडीआई आने का मतलब है कि जब क्या होता है, मल्टी ब्रांड स्टोर्स में क्या होता है, जब एक ही पर्सन या एक इंडस्ट्री डिफरेंट ब्रांड्स को क्या करती है, सेल करती है। ठीक है, जब एक इंडस्ट्री या एक कंपनी डिफरेंट ब्रांड्स के प्रोडक्ट को क्या करती है, सेल करती है, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं मल्टी ब्रांड रिटेल। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर मल्टी ब्रांड रिटेलिंग में क्या होता है, एफडीआई आता है, तो क्या एक डायरेक्ट एडवांटेज नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है स्मॉल स्केल एंड मीडियम एंटरप्राइज विल हैव अ बिगर मार्केट एंड अलोंग विद बेटर टेक्नोलॉजी एंड ब्रांडिंग। अगर मल्टी ब्रांडिंग रिटेलिंग में एफडीआई आएगा तो स्मॉल स्केल जो मध्य जो हमारे वर्गीय उद्योग होंगे वहाँ पर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी, मार्केट का साइज बढ़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है, तो इसीलिए ये तो हो जाएगा राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन देखिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, ये भी बात सही है। एफडीआई आने से वो अपने यहाँ पर नए ब्रांड्स को बेचने के लिए बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। इट विल हेल्प टू इंक्रीज द फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ अ कंट्री। यहाँ पर ये बोला गया है कि ये जो है डायरेक्टली सीधा इससे देश का एफडीआई जो है वो इंक्रीज होगा। किसी भी देश का एफडीआई इंक्रीज तो होगा लेकिन उस डायरेक्ट नहीं होता, वो इनडायरेक्ट तरीके से एफडीआई इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर ये बोल देना कि सिर्फ आपका मल्टी ब्रांड रिटेल में अगर एफडीआई आता है तो हमारा फॉरेन रिजर्व्स बढ़ेगा डायरेक्टली, ये स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल रॉन्ग दी गई है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एट मार्केट प्राइस एंड वैल्यू ऑफ फैक्टर कॉस्ट फॉर नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। अब ये बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि हमारा जो नेशनल जो प्रोडक्ट होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होता है मार्केट प्राइस में, और क्या होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होता है हमारा फैक्टर कॉस्ट में, इनके बीच में जो डिफरेंस होता है ना मार्केट प्राइस से जब आप फैक्टर पे जाते हो, तो यहाँ पर किस चीज़ का सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कि वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी, सेकंड ऑप्शन में बोला है वैल्यू ऑफ कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, थर्ड ऑप्शन में बोला है वैल्यू ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एंड फोर्थ ऑप्शन में बोला है वैल्यू ऑफ सब्सिडी नेट डायरेक्ट इनकम। अब आप देखिए, जब आपके पास नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है मार्केट प्राइस पर, अगर आप उसको फैक्टर प्राइस पर निकालना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर से इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज़ का क्या ले लेते हैं, नेट ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम फैक्टर प्राइस पे जाने के लिए सब्सिडीज़ जो है वो क्या कर लेते हैं, सब्सिडीज़ और जो सब्सिडीज़ और टैक्सेस का नेट लेकर हम क्या कर लेते हैं, फैक्टर कॉस्ट पर चले जाते हैं। हम इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं और क्या करते हैं, हम इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं और सब्सिडीज़ को ऐड कर देते हैं। ऑटोमेटिकली हम कहाँ पहुँच जाते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पर हम पहुँच जाते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में भी आपसे यही पूछा था, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में है जीडीआई इज अप्लाइड टू मेजर। जीडीआई जो है उसको किस लिए जो है यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है लेवल ऑफ पॉवर्टी, जेंडर डिस्पैरिटी, इनइक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, सोशल डेवलपमेंट। अगर हम बात करें जीडीआई क्या होता है, जेंडर डिस्पैरिटी इंडेक्स। जेंडर डिस्पैरिटी इंडेक्स आपको ये बताता है कि हमारी जो सोसाइटी है जिसमें मेल और फीमेल है, तो वहाँ पर दोनों के बीच में जो अपॉर्चुनिटीज़ है उनकी एक्सेस में कितना डिफरेंस है। तो आपको हमेशा जेंडर डिस्पैरिटी इंडेक्स क्या करता है, इनइक्वालिटी दिखाता है किसके बीच में, जेंडर डिस्पैरिटीज़।
जो भी कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा, या ऐसा तो नहीं है फीमेल्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, उनका एम्पावरमेंट हो रहा है, मेल्स को एक्सेस है अपॉर्चुनिटीज़ की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है कि GDI आपका मेज़र करता है जेंडर की डिस्पैरिटीज़ को। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है अंडर विच एग्रीमेंट ऑफ WTO इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट्स होते हैं उनका संबंध होता है। फर्स्ट ऑप्शन है MFA, सेकंड ऑप्शन है ट्रिम्स, फिर है ट्रिप्स, फिर है गेट्स। आप लोगों को पता है TRIPS, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। किसी की भी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उस पर राइट्स लेने के लिए ट्रिम्स जो है वो बनाया गया है। तो इसीलिए इसका संबंध वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है अंडर मनरेगा हु सिलेक्ट द सोशल ऑडिट कमेटी। सोशल ऑडिट कमेटी का मतलब होता है जो भी कामकाज किया जाता है उसको सही तरह से उसका परीक्षण करना। ऑडिट कमेटी का काम होता है जो भी काम किया गया है उसको देखना कि वो सही तरह से हुआ है या नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि मनरेगा में कौन जो है सोशल ऑडिट कमेटी को सिलेक्ट करता है। फर्स्ट है ग्राम विकास विभाग, सेकंड ऑप्शन है पंचायत, थर्ड ऑप्शन है ग्राम सभा एंड फोर्थ ऑप्शन है न्याय पंचायत। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका वो क्या हो जाएगा, ग्राम सभा का काम है सोशल ऑडिट कमेटी का चुनाव करना। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंज्यूमर डिमांड कर्व कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। अगर आपको कंज्यूमर का डिमांड कर्व निकालना है तो आप कहाँ से निकाल सकते हो, आप प्राइस कंजप्शन कर्व की हेल्प से कंज्यूमर के डिमांड कर्व को निकाल सकते हो। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम्स को भी दिखाया है कि यहाँ पर देखिए प्राइस कंजप्शन कर्व है, जैसे जैसे प्राइस में चेंज हुआ कंजप्शन में भी चेंज हो रहा है। और यहाँ से हमने डिराइव किया है, क्या डिराइव किया है, डिमांड कर्व को डिराइव किया है। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि अगर आपको डिमांड कर्व को डिराइव करना है तो आप किसकी हेल्प से डिराइव करोगे, तो हमने बताना है कि प्राइस कंजप्शन कर्व की हेल्प से हम डिमांड कर्व को डिराइव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हु रोट द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। आप सब लोगों को पता है जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है, JM केन्ज है। 1936 में उन्होंने इस बुक को लिखा था। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हेन टू काइंड ऑफ मनी आर इन सर्कुलेशन द प्रॉब्लम बिफोर गवर्नमेंट इज टू कीप देम साइमल्टेनियस इन सर्कुलेशन एंड द प्रॉब्लम इज एक्सप्लेन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी। यहाँ पर ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है हमसे कि अगर एक इकोनॉमी है उसमें दो तरह की मनी सर्कुलेशन में है, ठीक है। मान लो गवर्नमेंट क्या करती है, 500 रुपीज़ की करेंसी इशू करती है। एक हो गया पुराने नोट भी चल रहे हैं इकोनॉमी में और नए नोट क्या कर लेती है, इशू करती है। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि अब जब एक इकोनॉमी में दो तरह की मनी सर्कुलेशन में है तो फिर क्या होता है कि नई मनी आने से लोग क्या करते हैं, नई मनी जैसे ही मार्केट में आई तो लोगों ने क्या किया, अपने पास उसका स्टॉक रखना शुरू कर देते हैं। और क्या करते हैं, जो पुरानी मनी होती है उनके पास पुराने जो नोट होते हैं उनका वो इस्तेमाल करते हैं। और जो नई मनी होती है ना, नए नोट होते हैं जो गवर्नमेंट ने मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए इकोनॉमी में लेकर आई थी, लेकिन लोग क्या करते हैं, उस नई मनी को अपने पास रखना शुरू कर देते हैं, स्टॉक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका यूज़ नहीं हो पाता। ये एक लॉ था जो किसने एक्सप्लेन किया था, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये ग्रीशम का लॉ था, ये इंग्लैंड में इंग्लैंड की जो रानी थी एलिजाबेथ, उनके जो फाइनेंस जो एडवाइज़र थे, जो एजेंट थे ना, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को उनको बताया था।
तो इस कॉन्सेप्ट को हम ग्रिशम लॉ के नाम से जानते हैं कि जब एक इकोनॉमी में दो तरह की मनी सर्कुलेशन में होती है तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि लोग ओल्ड मनी का यूज़ करते हैं और नई मनी का सर्कुलेशन में आने से रोक देते हैं। जो ये कॉन्सेप्ट है इसे ही हम क्या बोलते हैं, ग्रिशम लॉ बोलते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डेप्रिसिएशन का आपको मतलब पता है। डेप्रिसिएशन आपको पता है क्या होता है, जो कोई भी आपके पास जो फिक्स एसेट्स होती है उसको आप यूज़ करते हो, यूज़ करने के दौरान क्या होता है वो टूट फूट जाती है, उसकी मरम्मत करानी पड़ती है। जैसे कि आप मान लो आपके पास सिलाई मशीन है, आप उसको यूज़ कर रहे हो और यूज़ करने कई सालों आपको यूज़ करते होगे, यूज़ करने के दौरान हो सकता है उसकी मशीन में कुछ सुई टूट जाए या उसकी मरम्मत करने पे आपको थोड़ा बहुत पैसा लगाना पड़ता है यूज़ करने के बाद, तो वो होता है आपका डेप्रिसिएशन। तो आप क्या कहोगे, ये जो एक ऐसी कॉस्ट होती है जो लॉस ऑफ इक्विपमेंट ओवर अ टाइम ड्यू टू वियर एंड टियर, कि जब आपने यूज़ किया तो एक निश्चित टाइम में आप जो भी खर्च आपको उठाना पड़ा उसी को आप डेप्रिसिएशन बोलोगे। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है सिंक्रोनिज कुड लीड्स टू डैश। सिंक्रोनिज का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा है अगर सिंक्रोनिज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इंपोर्ट में प्रॉफिट होता है, डिमांड डिक्रीज हो जाती है, हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है। अब आपको एक एग्जांपल से मैं इस चीज़ को समझाऊंगी। सिंक्रोनिज होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, नोट को प्रिंट करती है, तो नोट को जो प्रिंट करती है तो गवर्नमेंट को रिवेन्यू मिलता है। जैसे मान लो अगर एक एग्जांपल के तौर पे गवर्नमेंट ने क्या किया, 2000 का नोट प्रिंट किया, ठीक है, लेकिन मान लो गवर्नमेंट की नोट को प्रिंट करने की कॉस्ट 20 रुपीज़ है, ठीक है, गवर्नमेंट को 2000 का नोट प्रिंट करती है तो उसकी कॉस्ट आती है 20 रुपीज़। उसके बाद क्या होता है, जो भी गवर्नमेंट को 1980 रुपये बचते हैं तो ये क्या होती है, गवर्नमेंट की रिवेन्यू होती है, इसी को ही हम सिंक्रोनिज बोलते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, अभी की इकोनॉमी में जितने ज़्यादा नोट छापे जाते हैं उतना ज़्यादा क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है। और इन्फ्लेशन किसका रूप ले लेता है, इन्फ्लेशन हाइपर इन्फ्लेशन का रूप ले लेता है। तो हम ये कहेंगे कि सिंक्रोनिज ज़्यादा से ज़्यादा नोट छपेंगे और नोट छपने से हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है HDI इज डेवलप, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है किनके द्वारा डेवलप किया गया था। ये जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर हम बात करें, महबूब उल हक जो थे वो HDI के क्या थे, HDI के कॉन्सेप्ट को देने वाले कौन थे, महबूब उल हक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है द थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन की जो थ्योरी हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में उसका संबंध किससे है। पहली बात बोला है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हम क्या करते हैं, हम हमारे पास जितने भी उत्पादन के संसाधन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो काम करते हैं, उनके बदले में हम उनको मजदूरी लाभ लगान के रूप में इनकम देते हैं। तो हम क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी में, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी में हम ये बात करते हैं कि उन पर्सन्स को जो इनकम मिलती है उनके काम करने के हिसाब से जो वो काम करते हैं, जो उनकी वेजेस होती है वो हम उनको देते हैं। तो इसीलिए थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा डील करती है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि जो भी जिसने काम किया उस हिसाब से उसको इनकम देना, यही डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरीज आपको समझाती हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कैन बी मेजर्ड। अगर आपको इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करना है तो आप कैसे कर सकते हो, लोरेंज कर्व की हेल्प से हम इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्टिमम टैरिफ इज अ टैरिफ मिनिमाइज इंपोर्ट, मैक्सिमाइज कंट्री फॉरेन ट्रेड, मैक्सिमाइज कंट्री वेलफेयर, मैक्सिमाइज द अर्निंग फ्रॉम टैरिफ। आप लोगों को पता है इस कॉन्सेप्ट को हम इंटरनेशनल ट्रेड में पढ़ते हैं। ऑप्टिमम टैरिफ
एक ऐसा टैरिफ होता है जहाँ पर एक कंट्री का जो वेलफेयर होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आज हमने इसके 40 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आई होप सो आपको हर एक क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद भी हम डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स ऐसे ही करते रहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, समझ आती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।